कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 13,000, कल एक ही दिन में 13,846 नए कोरोना मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 212 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 8,16,489 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 9,950 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 10,894 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और अब तक 6,75,294 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,31,245 हो चुकी है। जांजगीर जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। रिकवरी रेट अब एक स्थिरता में पहुंच चुका है कि रिकवरी रेट स्थिर हो चुका है 80% से 83% के बीच में। जांजगीर में स्थिति थोड़ी बेकाबू होती जा रही है। जांजगीर जिले में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। जांजगीर के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से वहां पर जुटा हुआ है। इस वक्त जो आंकड़े हैं, जांजगीर से सबसे ज्यादा 1,324 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। कोरबा से 921, बिलासपुर से 803, दुर्ग से 729। बिलासपुर संभाग में और सरगुजा संभाग में आंकड़े बढ़ते हुए नजर आते हैं। जो आंकड़े पहले भिलाई इन इलाकों में देखे जा रहे थे, उसी रफ्तार से आंकड़े अब बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में बढ़ रहे हैं। बहरहाल ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 10,894 मरीज एक ही दिन में ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव केसेस 1,31,245 पहुंच चुके हैं। 10,000 का इजाफा एक्टिव केसेस में। जो केसेस 1,21,000 पे थोड़े थम से गए थे, लग रहा था कि अब कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, पीक डाउन हो रहा है, लेकिन 10,000 की बढ़ोतरी एक्टिव केसेस में देखी गई है। फिर भी रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा और कौन सी बड़ी खबरें आज रहने वाली है, बताएंगे हमारे सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रिया, छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर नजर रहने वाली है। लगातार प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए ही पूरा प्रदेश सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी वो विभिन्न जिलों की बैठकें करने वाले हैं। उनके तमाम अधिकारी जो हैं उनसे चर्चा करेंगे, वहां के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। वर्चुअली बैठक होगी और इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, वो भी शामिल होंगे। इस बैठक के माध्यम से उनके जिले की क्या स्थिति है और उसे सुधार करने के लिए किस तरीके से काम इस वक्त राज्य सरकार कर सकती है, इसको लेकर वो चर्चा करेंगे। कल भी हमने देखा कि सरगुजा संभाग के लोगों से, अधिकारियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की और ये स्थिति आज भी रहेगी। आज वो विभिन्न जिलों के जो है वहां पर चर्चा करेंगे। दुर्ग संभाग के खासकर जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी। तो ये अच्छा एक पहल है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से संक्रमण अब शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बढ़ता जा रहा है, अलग अलग जिलों में अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम देख रहे थे कि रायपुर जो है वो प्रमुख सेंटर था। राजधानी रायपुर से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे और उसके बाद दूसरे नंबर पर दुर्ग था, लेकिन अब यहाँ पर मामले कम होने लगे हैं और अब अलग अलग जिलों में मामले बढ़ने लगे हैं। खासकर बिलासपुर संभाग के हमने देखा कि बीते 24 घंटे में जांजगीर जिले से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1300 के आसपास मामले जो हैं वो जांजगीर से सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब संक्रमण इस तरीके से पैर पसारेगा तो बिल्कुल ही राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं है। बहुत जल्दी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा पाना राज्य सरकार के और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त ये बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के पास कि वो जो अब बाकी जिलों में संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, उस पर किस तरीके से काबू किया जाए, उसके लिए किस तरीके की रणनीति तैयार की जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस तरीके की रणनीति तैयार की जाए, ये विचार करना चाहिए इस वक्त राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को। हालांकि ये राहत की बात है कि लगातार प्रदेश में जो है संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। हमने देखा कि बीते 24 घंटे में लगभग 13,000 के आसपास जो है संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। 8,000 से अधिक जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि लगातार जो है संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि जो मरने वालों की संख्या उसमें भी कल कमी देखने को मिली है। लगभग 212 लोगों की जो है मौत हुई है। ये आंकड़ा 250 या उसके पार हो रहा था, तो कल कहीं न कहीं एक बहुत आंशिक कमी जरूर थी, लेकिन ये आंशिक कमी जरूर थी, लेकिन हाँ एक कमी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो है वो जो सरकार ने वैक्सीन की प्रक्रिया स्थगित कर दी है, उसको लेकर ब्लैक डे मनाने जा रही है सरकार। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कहना है कि
सरकार ने लोगों के साथ कहीं ना कहीं छल किया है। पहले उनसे कहा गया कि उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा, फिर कुछ दिन ये कार्यक्रम चलाया गया और उसके बाद अब स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश के युवा काफी उत्साहित थे, प्रदेश के युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले रहे थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो रोक दी गई है और इससे कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो खतरे में हैं। युवाओं को अभी वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत है और राज्य सरकार सही नीतियां नहीं बना पा रही है, इसलिए युवाओं को, प्रदेश की जो जनता है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसको देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो ब्लैक डे मनाने वाली है। राष्ट्रीय प्रभारी जो है बीजेपी के वो आज बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में तमाम जो मसले हैं प्रदेश के, खासकर संक्रमण को लेकर, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आज कृषि मंत्री जो हैं रविंद्र चौबे वो भी बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर किस तरीके से और काम किया जाना है उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम हलचलें हैं तृप्ति, जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर रहेगी, अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। 12 घंटे में 13,840 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 212 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 8,16,489 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 9,950 मरीजों की मौत हुई है कोरोना काल में और 10,894 मरीज एक ही दिन में डिस्चार्ज हुए हैं। कल अब तक 6,75,294 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,31,245 है। जांजगीर जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ में प्रिया पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रिया, एक तरफ लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी एक तरीके से थम सा गया है और साथ ही देखा जाए तो एक्टिव केसेस जो थे वो पिछले दिनों 1,21,000 से 22,000 के बीच थे, जो 10,000 का इजाफा देखा गया। सरकार की नीति क्या रहने वाली है आने वाले दिनों में और टीकाकरण को लेकर अब प्राथमिकता क्या रहेगी सरकार की? बिल्कुल, लगातार संक्रमण के मामले प्रदेश भर में बढ़ रहे हैं और अब चिंता की बात इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार रहा है। सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्या नीतियां हैं और स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारियां आने वाले समय के लिए कर रहा है, इस पर बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और अब चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण पैर पसार रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी है? प्रिया जी, ये तो सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की चिंता बढ़ी है। साथ ही साथ ये भी संतोष हो रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ के परिवेश में संक्रमण की संख्या घटी भी है। जहां कल का आंकड़ा अगर देखेंगे तो 22.57 पे संक्रमण का दर पहुंचा है, तो बहुत दिनों बाद ये 25 के नीचे, हम 20 के पास पहुंचे हैं, नहीं तो लगातार 30 के पास थे। तो रायपुर संभाग देखिए, दुर्ग संभाग देखिए, ये ऐसा लगता है कि अपने चरम से अब उतर रहे हैं। और चिंता की बात है कि बस्तर संभाग में 2 जिले खास करके, कांकेर लगातार थोड़ा हाई है और कोंडागांव भी बीच बीच में थोड़ा हाई आता है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग, यहाँ चिंता बढ़ रही है और खास करके सरगुजा संभाग में ग्रामीण क्षेत्रों से ये खबर आ रही है कि कई गांवों में कोरोना के प्रकरण अब मिल रहे हैं। शादी ब्याह, इतना ज्यादा शादी ब्याह हो रहे हैं और लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। एक ये सच्चाई है कि लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं, तो शादी ब्याह के माध्यम से बहुत ज्यादा कोरोना के प्रकरण सामने आ रहे हैं। और बिलासपुर संभाग में भी, हालांकि अन्य जिलों में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कल चांपा जांजगीर में 13,224 प्रकरण, यानी छत्तीसगढ़ में एक ही जिला था जिसमें 1,000 से ज्यादा प्रकरण आए, वो चांपा जांजगीर। तो ये चिंता का विषय है कि नए नए जगह संक्रमण का दर बढ़ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो घटने का क्रम है ये बरकरार रहे। उम्मीद तक बात ठीक है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो एक नीति की जरूरत होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब संक्रमण पैर पसारने लगेगा तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में हमारे पास स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगी। उसके लिए नीति क्या तैयार की है? इसमें एक सबसे पहली बात लोगों को जागरूक करना, उनको जानकारी देना कि इसको हल्के से ना लें
कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि पहले दौर में वहां संक्रमण ज्यादा नहीं पहुंचा था, तो कई जगह इस बार ये देखने को मिल रहा है कि गांव में लोग इसे उस गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं जितने की इसकी संभावना है लोगों को विपरीत प्रभाव डालने की। ये एक सच्ची बात है। उसमें लोगों को किसी तरह से ये संदेश भेजना होगा कि आप और सतर्क रहें। ये संक्रमण गांवों में दो मुख्य रहता है, क्योंकि शहर से ये चालू हुआ, फैला, अभी भी शहरों से ही चालू हुआ। और दूसरा, कृषि का समय आ रहा है, खेती का समय आ रहा है, धान की बुआई का समय आ रहा है, तो खाद बीज इत्यादि इसके लिए अगर बड़ी संख्या में लोग जाएंगे तो मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी संक्रमण को रोकने में। तो कोई विकेंद्रीकृत इसकी अप्रोच अपने को देखनी पड़ेगी कि खाद लोगों को गांव के करीब मिल जाए, ज्यादा उन लोग को आना जाना ना पड़े। और गांव के लॉकडाउन हमने शहर इत्यादि में देखा, गांव में इस बार वो तत्परता नहीं दिख रही है जो पहले दौर में दिखी थी। लोगों ने गांव को अपने से बंद कर दिया था और आना जाना लोगों का रोक लिया था, गांव के अपने नागरिकों का, कि जो आएंगे उनको देख के करना है। उसमें एक्शन लेने की और जरूरत है। सर, प्रदेश में रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा है। राहत की बात माने कि चिंता की बात माने कि रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा है? मैंने शुरू से ये कहा था, रिकवरी रेट कोई विशेष ध्यान देने की बात नहीं है, क्योंकि अंततः ये 98% से ज्यादा रिकवरी होगी ही। ये इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। केवल किस स्टेज पे हैं हम, कितने एक्टिव केसेस हैं हमारे पास, उस बाबत इसको ध्यान देना होता है कि अभी देखिए 1,31,000 हमारे पास पॉजिटिव केस एक समय हो गए, तो रिकवरी रेट कम दिखता है। तो रिकवरी रेट के बनस्पत ध्यान देना होता है कि कितने पॉजिटिव हैं, क्योंकि उनका ध्यान करना, उनका प्रबंधन करना, ये जितना ज्यादा होता है, रिकवरी रेट कम मतलब संक्रमित लोग ज्यादा, तो संक्रमित लोगों की तरफ ध्यान जाता है। रिकवरी रेट मायने उतना अपने आप में नहीं रखता। और मृत्यु जो दर है, ये चिंता की बात है। ये पिछले महीने छत्तीसगढ़ में जितनी मृत्यु हुई, वो पूरे कोरोना काल में उतनी मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात हम लोगों के लिए बनी हुई। मोर्टेलिटी रेट को लेकर एक डेथ ऑडिट कमेटी भी जो है वो तैयार की गई थी, लेकिन बहुत कुछ योजनाएं या उस पर किस तरीके से काबू किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। रिपोर्ट तैयार की जानी थी, सभी जितनी मृत्युएं हुई थी उन पर पूरा ऑडिट तैयार करना था। ऐसा कुछ सामने आया क्या कि किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इस पर काम किया जा सकता है? रोकना मृत्यु के दर को, इसमें सबसे जरूरी है कि पेशेंट सामने समय पे आए। इसमें जो कंट्रोल या डेथ ऑडिट जो हो रहा था, इस बाबत मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, किस आयु वर्ग के हैं, किन कारणों से मृत्यु हो रही है, कोमॉर्बिडिटी के कारण मृत्यु हो रही है या केवल कोरोना के कारण मृत्यु हो रही है, 10 साल से नीचे के बच्चों पे क्या प्रभाव है, 18 साल से 10 साल के बच्चों में क्या प्रभाव है। ये इस प्रकार के ऑडिट से हमको ये जानकारी मिलती है कि ट्रेंड क्या है, कौन सा वर्ग है जो ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इस बार ये देखने को मिला है कि मृत्यु में करीब 20 से 25% नागरिक 45 साल से कम उम्र के हैं। तो ये नया ट्रेंड एक सामने आया है, जिसमें युवा तुलनात्मक पहले की तुलना में, बहुत ज्यादा तो अभी भी नहीं, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। छोटे बच्चे भी संक्रमित होकर इस बार ज्यादा आ रहे हैं। तो डेथ ऑडिट से ये जानकारियां हमको मिलती हैं और उसका प्रबंधन, लेट आए, कितने देर से आए, ब्रॉड डेड कितने आए, 24 घंटे में कितने की मृत्यु हो पाई, 72 घंटे में कितने लोग मृत हो गए, तो ट्रेंड क्या है, कारण क्या है। जी सर, अभी भी जो नए ट्रेंड के साथ साथ एक नया स्ट्रेन भी आया हुआ है। लोग डरे हुए हैं, भय है लोगों में, तीसरी लहर की बात भी है। नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, नए स्ट्रेन को लेकर क्या तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ की? सच्चाई प्रिया जी ये है कि कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी विश्व में नागरिक वैज्ञानिकों को भी नहीं है। हम देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। और ये जो वायरस है या कोई भी वायरस होता है, इसके म्यूटेशन की क्रिया प्राकृतिक है। ये लगातार म्यूटेट होता रहता है। कोई भी वायरस हो, सर्दी खांसी का भी, इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं, वो भी वायरस रोटेट होता रहता है, चेंज होता रहता है, म्यूटेशन उसका होता रहता है। वही इसके साथ भी हो रहा है।
कि जो वायरस आया था वो कई परिवर्तनों से गुजरा है, कई जगह कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। और यहां जो इस बात की स्ट्रेन की बात आप कर रहे हैं, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, N440K, ये एपी वाला जो स्ट्रेन है, आंध्र प्रदेश वाला स्ट्रेन की बात हो रही है, ये वही स्ट्रेन है जिसको पहले चिन्हांकित किया गया था। और इसके लक्षण कहते हैं कि ज्यादा संक्रमण फैलाने के हैं, बहुत तीव्र गति से ये फैलता है, बहुत तीव्र गति से ये फैलता है। और वैक्सीन का असर इस पे ना हो ऐसी कोई प्रमाण अभी सामने नहीं आया है। अभी तक जितने स्ट्रेन आए हैं, वैक्सीन उनके लिए कारगर मानी जा रही है। वैक्सीन कारगर है, लेकिन 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन बंद है। तो वैक्सीन कारगर है, लेकिन वही लोगों को नहीं मिल रहा है। बंद अन्य कारणों से हुआ। हाईकोर्ट में जो मामला गया, उसमें जो राय हाईकोर्ट की आई, उसके कारण इसको बंद करना पड़ा है फिलहाल। पर मुख्य कारण ये नहीं है। हाईकोर्ट में जो गया मामला इत्यादि, ये तो सामने दिखती है बात। एक सच्चाई ये है कि देश में वैक्सीन ही उतनी उपलब्ध नहीं है। जो वैक्सीनेशन का क्रम शुरू से ही नहीं हुआ, वरना 18 से 45 वालों को पहले क्यों नहीं लग गया होता। अलग अलग भाग में, अलग अलग उम्र के कैटेगरी में इसको टीकाकरण को क्यों भाग दिया जाता? क्योंकि वैक्सीन पर्याप्त नहीं थी, नहीं तो सबको एक साथ वैक्सीन करने की बात होती। उम्मीद क्या करें कि कब तक वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में जी 18 से 44 साल के जो लोग हैं, ये नीति जैसी बनती है। हमारे पास देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो उतनी वैक्सीन नहीं है। जो वैक्सीन उपलब्ध हुई है, 1.5 लाख वैक्सीन कोवैक्सीन की आई थी, 1.5 लाख और आनी है। तो जिनको पहले डोज मिला, उनके दूसरे डोज की भी व्यवस्था रखते हुए, क्योंकि एक ही वैक्सीन एक व्यक्ति को लगनी है। और कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज के लिए उन्होंने कहा है कि हम देंगे, तो पैसा हम लोगों ने भेज दिया है। तो ये वर्तमान इसकी उपलब्धता है। 2.5 करोड़ डोज हमको लगाना है, और 2.5 करोड़ डोज में अभी हमारे पास बात चल रही है 4.5 लाख की। तो आप खुद ही समझ सकती हैं कि स्थिति क्या है। हम 100 गुना इसको बढ़ाने की, 50 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। 50 गुना जो वैक्सीन अभी मिल रही है, उससे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। जी सर, तीसरी लहर की बात भी अब शुरू हो गई है। बिल्कुल, जितनी वैक्सीनें हमारे पास मौजूद हैं, उसमें किस तरीके की नीति हो सकती है, किस तरीके से रणनीति तैयार की जा सकती है? एक कमेटी गठित की गई है। क्या लगता है कि किस तरीके की रणनीति इस वक्त तैयार करने की जरूरत है? जरूरतमंदों को जिनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो, और अधिक से अधिक लोगों को भी के लिए खुला रह सके, इस बात को ध्यान में रख के ही नीति बनाई जाएगी। पहले जो बात आई थी, वो वैक्सीन ही इतनी कम थी कि किसको दें। 1.5 लाख वैक्सीन आपको केवल पूरे छत्तीसगढ़ के 1.25 करोड़ लोगों को देनी है। 1.25 करोड़ लोगों में से 1.5 लाख लोगों को आपको चुनना था। तो एक ये प्राथमिकता तय की थी, कोई नीति वैसी नहीं थी, केवल प्राथमिकता तय की गई थी कि कार्डधारियों को प्राथमिकता के आधार पर आप दीजिए। उस पे हाईकोर्ट का एक व्यू आया है, उसके तहत इसको बदल दिया जाएगा। तीसरी लहर की चर्चाएं जोरों शोरों से हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर का प्रकोप हम सब ने देखा है। जी प्रिया, तीसरी लहर को लेकर कोई तैयारी है क्या? कहा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे इससे, उसको लेकर कोई तैयारी करेंगे क्या? ऐसी कोई तैयारी बहुत कठिन है। कठिन इस बाबत भी है कि एक वैक्सीन उनके लिए अभी तक ये नहीं जानकारी कि वैक्सीन उनको लगाई जा सकती है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं लगाने की। और दूसरा, छोटे बच्चे जो खास करके हैं, ये कम बात को समझ के अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए, गार्डियंस के लिए, कि अपने कम उम्र के बच्चों को भी कैसे बचाना। और जो वयस्क हो जा रहे हैं बच्चे, जो हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, ये अपनी देखभाल बेहतर कर सकते हैं, तो और उनको जागरूक करना। और वैक्सीन ही एक लंबे समय के बचाव का अभी तक एक उपाय सामने आया है। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। तो तृप्ति, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ है, जिन्होंने बताया कि इस वक्त जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वैक्सीन ही इकलौती ऐसी चीज है जिससे हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं, और जरूरी है कि इस वक्त वैक्सीनेशन को ही बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए। तो हमारे साथ में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.